नमस्कार, मैं विवेक राणे। सहस्पंदन टीसीएम एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्वचा के बारे में बात कर रहे हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्किन, त्वचा की शारीरिक रचना और शरीर क्रिया विज्ञान, त्वचा और इसकी बुनियादी संरचनाएं। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो कुल शरीर के भार का छठा हिस्सा बनता है। वयस्क व्यक्ति में यह लगभग 20 स्क्वायर फीट क्षेत्र को ढकती है। त्वचा के 3 मुख्य परतें होती है, एक एपिडर्मिस, 2 डर्मिस, 3 सबक्यूटेनस टिश्यू मीन्स हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस त्वचा की सबसे बाहरी ऊपरी परत, संरक्षक परत, औसत मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है, यानी 15 से 100 कोशिकाएं। अवास्कुलर यानी कोई रक्तवाहिकाएं नहीं होती है। एपिडर्मिस की 5 उपपरतों में विभाजित है: स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पिनोसम, स्ट्रेटम बेसालिम। एपिडर्मल परत 4 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बनती है: केराटिनोसाइट्स, मर्कल कोशिका, लैंगरहैंस कोशिका यानी प्रतिरक्षा कार्य, एंड मेलानोसाइट कोशिका। केरानोसाइट्स एपिडर्मिस, त्वचा की सबसे बाहरी परत, उसमें ये पाई जाने वाली मुख्य प्रकार की कोशिका होती है। ये कोशिकाएं पर्यावरणीय नुकसान, रोगजनकों और पानी की कमी के खिलाफ एक सुरक्षात्मक बाधा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेलानोसाइट्स विशेषकृत कोशिका है जो मुख्य रूप से एपिडर्मिस की बेसल परत यानी स्ट्रेटम बेसाले और बाल कूपों में पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य मेलानिन नामक वर्णक का निर्माण करना है, जो त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। मर्कल कोशिकाएं त्वचा में पाई जाने वाली विशेष संवेदी कोशिकाएं हैं, जो मुख्य रूप से हल्के रूप स्पर्श की अनुभूति से शामिल होती है। ये कोशिकाएं मर्केनी रिसेप्टर के रूप से कार्य करती है, जो सूक्ष्म विवरण और बनावट का पता लगाने में सहायता करती है। मैकेनोरिसेप्टर क्या है? मैकेनोरिसेप्टर ऐसी संवेदी कोशिकाएं या तंत्रिकाएं होती है जो तंत्रिका उत्तेजनाओं जैसे स्पर्श, दबाव, कंपन और खिंचाव का पता लगाती है। ये तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है और त्वचा, मांसपेशियों और जोड़ों में पाई जाती है। लैंगरहैंस कोशिकाएं त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस में पाई जाती है। वही पाई जाने वाली विशेषकृत प्रतिरक्षा कोशिकाएं हैं। ये डेंड्राइटिक कोशिकाओं का एक प्रकार है जो त्वचा की प्रतिरक्षा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एंटीजन यानी विदेशी पदार्थ का पता लगाकर और उसे प्रतिरक्षा प्रणाली का प्रस्तुत करके कार्य करती है। डर्मिस एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है, जो एपिडर्मिस को पोषण प्रदान करती है।
डर्मिस 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है। एक फाइब्रोब्लास्ट, 2 मैक्रोफेज और 3 मास्ट कोशिकाएं। फाइब्रोब्लास्ट संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रकार की कोशिकाएं होती है। ये कोशिकाएं एक्स्ट्रा सेल्युलर मैट्रिक्स मीन्स ECM और कोलेजन का उत्पादन और रख रखाव करने के लिए जिम्मेदार होती है, जो ऊतकों को संरक्षणात्मक समर्थन और ताकत प्रदान करती है। फाइब्रोब्लास्ट घाव भरने, ऊतक मरम्मत और संयोजी ऊतकों की अखंडता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैक्रोफेज विशेषकृत प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है, जो जन्मजात और अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शरीर की पहली रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती है, जो रोगजनकों, कोशिका अवशेषों और मृत कोशिकाओं का पता लगाकर उन्हें निगलकर और नष्ट करके शरीर की सुरक्षा करती है। इसके अतिरिक्त ये प्रतिरक्षा नियमन, ऊतक मरम्मत और सूजन निवारण में भी शामिल है। मास्ट कोशिकाएं विशेषकृत प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है, जो शरीर की एलर्जी प्रतिक्रियाओं, प्रतिरक्षा रक्षा और ऊतक होमियोस्टेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कोशिकाएं त्वरित अति संवेदनशील प्रतिक्रियाओं जैसे कि एनाफिलेक्सिस और हे फीवर में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती है। ये कोशिकाएं शरीर के विभिन्न ऊतकों में पाई जाती है, विशेष रूप से बाहरी पर्यावरण और आंतरिक प्रणालियों के बीच इंटरफेस पर, जैसे कि त्वचा, श्वसन मार्ग और पाचन तंत्र। एडिपोस या हाइपोडर्मिस, ये त्वचा की तीसरी परत है। एडिपोस या हाइपोडर्मिस परत। एडिपोस परत, जिसे हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनस टिश्यू भी कहा जाता है, त्वचा की सबसे गहरी परत होती है। यह डर्मिस के नीचे स्थित होती है और एक संयोजी ऊतक परत के रूप में कार्य करती है, जो मुख्य रूप से वसा कोशिकाओं, एडिपोसाइट्स, संयोजी ऊतक और रक्त वाहिनियों से बनी होती है। वसा रक्त वाहिकों और संयोजी ऊतक से बनती है। हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनस परत 3 मुख्य घटकों से बनी होती है: वसा, एडिपोस ऊतक, रक्तवाहिकाएं और संयोजी ऊतक। ये तत्व मिलकर त्वचा के लिए इंसुलेशन, ऊर्जा संचय और संरचनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। कार्य: गहरे ऊतकों से जुड़ी होती है, शरीर और त्वचा का तापमान नियंत्रण करती है, इंसुलेट करती है, ऊर्जा को वसा के रूप में संचित करती है। जितनी मोटी एडिपोस परत होगी, उतना ही रक्त आपूर्ति कम होती है। अब हम TCM में एटोपिक एक्जिमा के कारण के बारे में बात करेंगे। अब हम त्वचा का दृश्य निदान, विजुअल डायग्नोसिस देखते हैं। हम एक्जिमा के केस इतिहास पर ध्यान देंगे। एक 29 वर्षीय महिला बचपन से कुछ महीनों से
एटोपिक एक्जिमा से पीड़ित थी। इसके लक्षण एटोपिक एक्जिमा के सामान्य लक्षण थे, जैसे सूखा लाल चकत्ता, खुरदरापन, त्वचा का मोटा होना और तीव्र खुजली। एक्जिमा का स्थान केवल शरीर के ऊपरी भाग पर था। गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद एक्जिमा और भी बिगड़ गया। यह एक्जिमा हर 7 साल में होने वाली चक्रीय अनियमितता से भी बढ़ जाता था। उसकी जीभ हल्की लाल थी, टंगडेग्नोसिस, जिसमें सामने की ओर लाल बिंदु थे। पेट के हिस्से में दरार थी और जीभ पर पर्याप्त कोटिंग नहीं थी। उसकी नाड़ी दाहिनी सामने की स्थिति में बहुत कमजोर थी और बाईं और मध्य स्तर पर अधिक थी। वह बहुत पतली थी और बात करते समय वह टेबल पर अपनी उंगलियां हिलाती थी। एक्जिमा का तत्काल प्रस्तुत होने वाला पैटर्न रक्त में खाली गर्मी, एम्प्टी हीट और त्वचा में विंड हीट है। रक्त में एम्प्टी हीट को लाल सूखा चकत्ता और जीभ का लाल होना बिना पर्याप्त कोटिंग के द्वारा व्यक्त किया जाता है। हवा की गर्मी विंड हीट को तीव्र खुजली और शरीर के ऊपरी भाग में एक्जिमा का स्थान दर्शाता है। फेफड़ों और पेट की इन कमी है जो जीभ पर स्टमक क्षेत्र में दरार यानी क्रैक और दाहिने सामने की स्थिति में कमजोर नाड़ी के रूप में व्यक्त होती है। इनकी कमी को शरीर की पतली स्थिति और उसकी बेचैन व्यवहार, जैसे बात करते समय टेबल पर उंगलियां हिलाने से भी व्यक्त किया जाता है। इसके पीछे लंग और किडनी की रक्षात्मक की प्रणाली की कमी है, विशेष रूप से लंग की। यह दाहिनी सामने की स्थिति में कमजोर नाड़ी और गर्भावस्था तथा प्रसव के बाद एक्जिमा के बढ़ने से व्यक्त होती है। इस मामले की एक दिलचस्प विशेषता है, हर 7 साल में एक्जिमा का चक्रीय बढ़ना। यह चीनी दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह मेल खाती है, जिसमें महिलाओं के जीवन में 7 साल के चक्रों की बात की जाती है। उपचार सिद्धांत, ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, हवा की गर्मी या लंग की इनकी कमी, ओके, लंग इन डिफिशियंसी, विंड हीट और स्टमक इन डिफिशियंसी। सो पॉइंट हम यूज करते हैं, एक्यूपंक्चर पॉइंट हम यूज करते हैं हवा की गर्मी के लिए, विंड हीट के लिए, UB18, GB20, DU16, DU20, किडनी 6, लिवर 3, स्किन 6, सभी बिंदुओं को सिलेक्ट करना है। और लंग इन डिफिशियंसी, फेफड़ों की इन की कमी, उसकी एक्यूपंक्चर पॉइंट है LU9, UB43, UB13, DU12, REN4, REN12, REN17 एंड किडनी 6। ये सारे बिंदुओं को टोनिफिकेशन करना है और लंग 10 को सिलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे स्टमक इन डिफिशियंसी। उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट है
स्टमक 36, रेन 12, sp3 एंड sp6। ये सभी बिंदुओं को टोनिफिकेशन विधि से किलित करना है। थैंक यू वेरी मच।